नमस्कार दोस्तों। मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि हमारे देश में चल ही रहा है, हर महीने हर 2-4 महीनों में एक कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। असेंबली इलेक्शंस होते रहते हैं या कहीं किसी लोकल बॉडी इलेक्शन चलते रहते हैं, तो किसी न किसी तरीके की इलेक्शन की सुगबुगाहट लगी ही रहती है। तो नई खबर ये है कि कल जो है तो इलेक्शन कमीशन ने चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। तो जम्मू कश्मीर में जो चुनाव है और हरियाणा में ये चुनाव होने वाले हैं और 4 अक्टूबर को रिजल्ट्स आएंगे। डेट्स के बारे में डिटेल हम बताएंगे इसके बाद। और महाराष्ट्र और झारखंड जिसके चुनाव भी इसी समय होने वाले हैं, उसके बारे में कोई भी जानकारी इलेक्शन कमीशन ने ऐसी नहीं दी है कि कब उसका होगा। और इलेक्शन कमीशन ने एक और बात कही है कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव इसलिए नहीं किए कराए जा रहे हैं क्योंकि अभी वहां पे पानी बहुत ज्यादा गिर रहा है और फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो इस वजह से हजम न करवाने वाली बातें हैं ये सब। बहुत ही मतलब, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं अभी की हाइलाइट्स के बारे में। तो सबसे पहले जो है तो जम्मू और कश्मीर के जो चुनाव हैं और हरियाणा के जो चुनाव हैं उनको अनाउंस कर दिया गया है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और जम्मू कश्मीर में 3 फेज में 18 सितंबर के बाद वोटिंग कराई जाएगी और इसके रिजल्ट्स आएंगे 4 अक्टूबर को। इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शंस की बात बताई नहीं गई है कि कब होंगे। और ये रही अभी तक की जो इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, उसमें जो सवाल पूछा गया कि महाराष्ट्र में क्यों इलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि फेस्टिव सीजन की वजह से। एक तो हमें समझ में नहीं आता है कि इलेक्शन कमीशन जो है तो प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रहा है क्या? अब मान रहा है नहीं मान रहा है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 15 अगस्त के दिन ही प्रधानमंत्री ने कहा कि तो ये सारी पॉसिबिलिटीज थी, फिर भी जो है तो ये नहीं किया गया। अब क्यों नहीं किया गया, ये हमारी समझ से परे है, क्योंकि ये तो वन नेशन एंड वन इलेक्शन जो प्रधानमंत्री प्रधान 15 अगस्त को बोलते हैं उसके एकदम विपरीत बात है। अब आते हैं कि क्यों नहीं कराया गया महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में नहीं करा पाने का कारण तो हमें एक समझ में आता है कि शायद कई सारी योजनाएं हैं जो कि वो लॉन्च करना चाहते हैं। एक लाडली बहना जैसी योजना और एक लड़कों के लिए, युवाओं के लिए एक योजना लाने की बात चल रही है। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट वो लाना चाहती है। स्टेट सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में जहां पर 60 साल पुरानी कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी पार्टी का को कंपनसेशन देने के मामले में उन्होंने कहा है कि आपके पास फ्रीबीज देने के लिए तो पैसा है, लेकिन किसी को कंपनसेशन देने का आपके पास पैसा नहीं है। इस मामले में उन्होंने कहा है कि जितनी भी आपकी स्कीम्स हैं उनको हम बंद कर देंगे, ये लाडली बहना या फिर जो भी आप नई स्कीम ला रहे हैं, अगर ये पैसे आपने नहीं दिए, और तब तक के लिए इस स्कीम पर रोक लगा दी गई। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि ये जो योजनाएं हैं लोगों को लुभाने के लिए, पब्लिक को लुभाने के लिए जो योजनाएं लॉन्च करना चाहती थी स्टेट गवर्नमेंट, वो लॉन्च नहीं हो पाई है। शायद ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से डिले आया, हमें पता नहीं है। लेकिन इसमें हमें ऐसा दिखता है कि शायद बीजेपी क्योंकि डिसएडवांटेज पोजीशन में भी दिख रही है महाराष्ट्र में, तो इसलिए कि शायद बीजेपी और एक नाथ शिंदे की शिवसेना कुछ गेन कर सके, इसलिए यहाँ पर ये चीज की जा सकती है। इसके बाद अब एक बड़ी खबर आ रही है अजीत पवार जी की तरफ से, जहां पे अजीत पवार जी ने कहा कि अपनी पत्नी को बारामती में अपनी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़वाना उनकी बहुत बड़ी गलती थी। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और परिवार में इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी बात, उन्होंने बीजेपी से भी इस बात को कहा गया कि शरद पवार जी उनके घर के बड़े हैं और किसी भी तरीके से जो है तो उनका अपमान नहीं किया जाना चाहिए, और वो काफी बुजुर्ग और उनके घर के बड़े हैं। ये हो गई महाराष्ट्र से जुड़ी हुई बात। फिर आते हैं, अगर हम आगे चले तो हरियाणा की बात करते हैं। तब क्योंकि हरियाणा में चुनाव अनाउंस हो चुके हैं, तो हरियाणा में इस समय जो सिचुएशन है बीजेपी की काफी खराब चल रही है। तो सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं कि आखिर हरियाणा में जो बीजेपी के रिजल्ट्स हैं वो किस तरीके से हैं। तो अब सबसे बड़ा जो बीजेपी का चैलेंज है कि बीजेपी का 2019 में जो वोट शेयर था वो 58.21% था। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर 28.51% था लोकसभा में।
लेकिन अगर यही आप विधानसभा में देखेंगे तो बीजेपी का वोट शेयर करीब 35 से 36% हो जाता है और कांग्रेस का वोट परसेंट जो है वही 28% के आसपास रहता है। और उनके हिस्से का जो वोट शेयर है जो भाजपा के पास था, वो बढ़ जाता है। जेजेपी, आईएनएलडी, इंडिपेंडेंट्स, इन कैंडिडेट्स में ज्यादा बढ़ जाता है। तो बेसिकली बीजेपी का वोट शेयर ड्रास्टिकली गिरा था। और अगर वहीं देखा जाए 2024 लोकसभा चुनाव के हिसाब से तो 46.10% जो है तो 2024 में बीजेपी का वोट शेयर था हरियाणा में। और वही कांग्रेस का अगर देखा जाए तो 43.68%, लगभग 44% के आसपास कांग्रेस का वोट शेयर था। तो कांग्रेस ने काफी अच्छा गेन किया। 5 सीटें कांग्रेस ने जीती और 5 सीटें बीजेपी ने जीती। अब देख समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से फ्रैक्शंस हैं। तो नायब सिंह सैनी जो है नए मुख्यमंत्री बने हैं, वो बहुत प्रयास कर रहे हैं कि अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट की जो इमेज है उसको बदल सके। कितना बदल पाए हैं अभी कह नहीं सकते, बहुत कम समय हुआ है उनको। मार्च में ही वो उन्होंने पदभार संभाला है हरियाणा का मुख्यमंत्री पद का। और मनोहर लाल खट्टर वहां से हट करके केंद्र में अब मंत्री बन चुके हैं, जो 9 साल, करीब 9 साढ़े 9 साल वो मुख्यमंत्री रहे। दूसरी बात यह है कि राव इंद्रजीत सिंह, जो कि पहले कांग्रेस के जमाने में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हुआ करते थे 2004 में, से 9 दोनों में। और वो बाद में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में चले गए और वो आज भी शायद मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं। और उनका वो भी काफी नाराज बताए जाते हैं, यादवों के बड़े नेता हैं। और वो भी काफी नाराज बताए जाते हैं इस बात से कि उन्हें अपनी बेटी के लिए भी विधानसभा का टिकट चाहिए। और शायद ये इस बात को वो पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बेटी को भी टिकट मिले। अब सच्चाई क्या है, ये जो है तो न्यूज के जो गलियारे हैं वहां की खबरों के हिसाब से हम बता रहे हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो चैलेंजेस हमने आपको बताए वो तो बहुत छोटे मोटे हैं, क्योंकि फैक्शनिज्म तो कांग्रेस में भी बहुत ज्यादा है। हुड्डा साहब का एक फैक्शन है, उधर सुरजेवाला जी का एक फैक्शन है, उधर कुमारी सैलजा का एक फैक्शन है। इनफैक्ट आपको पता ही होगा कि कुमारी सैलजा और हुड्डा साहब दोनों ही यात्राओं पे निकले। और दोनों की यात्राएं जो है तो एक दूसरे के अपोजिट चल रही थी। लेकिन बाद में जब मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने इंटरवेन किया तो इन यात्राओं में एक दूसरे के पोस्टर्स लाए गए और कम से कम पब्लिकली ये लोग एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के पोस्टर्स में इनके फोटोज दिखना चालू हो गए, जिससे कि पब्लिकली कम से कम साथ में दिखने का प्रयास करें। ये हुई हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति। अब लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने सच कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। अगर देखा जाए तो शायद जो रेसलर्स प्रोटेस्ट था, जो कि हरियाणा के रेसलर्स थे, उनका जो प्रोटेस्ट था, हरियाणा के रेसलर्स के प्रोटेस्ट में कांग्रेस ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। किसान आंदोलन को उसने सपोर्ट किया। अब एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया, शायद उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने एज सच बहुत बड़े एजिटेशंस कोई नहीं की हरियाणा में। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार में मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो काफी ज्यादा है हरियाणा में। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा अग्निवीर का बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा किसान आंदोलन जो है। तीसरा जाट, ये जो रेसलर्स का जो प्रोटेस्ट था वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के आया है। आपने देखा ही होगा कि आज विनेश फोगाट जो भारत लौटी हैं अभी पेरिस से, तो वो उनको लेने के लिए दीपेंद्र हुड्डा जो है वो पहुंचे हुए हैं। और उनका बहुत बड़ा स्वागत किया गया है। एक मेडल विनर की तरह हम भी उनको उसी तरीके से मानते हैं कि वो एक विनर है। विनेश फोगाट एक विनर है। और जिस तरीके से उन्होंने सिस्टम के खिलाफ लड़ाई करी और जिस तरीके से उन्होंने ब्रजभूषण सिंह शरण के खिलाफ लड़ाई करी और उनको जो है तो दिल्ली की सड़कों में घसीटा गया रेसलर्स को, उस जगह पे लड़ने के बाद जाकर के सेमी फाइनल्स में पहुंचना रेसलिंग में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, जो कि हमारे देश के किसी भी महिला पहलवान ने आज तक जो है तो सेमीफाइनल में नहीं, फाइनल्स में नहीं पहुंचे। हमारा सपना था कि वो सिल्वर या गोल्ड लेकर के आती, वो हमारा सपना टूट गया क्योंकि वो 100 ग्राम की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई। और आपको बता दें जो स्कैस करके अथॉरिटी है, इंटरनेशनल अथॉरिटी जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड केसेस से डील करती है, उन्होंने भी उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया है। टी हो गई विनेश फोगाट की। तो हाँ, तो विनेश फोगाट का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है तो कांग्रेस इसका इस्तेमाल करना चाहेगी।
और बिल्कुल रेस्लर प्रोटेस्ट जो है तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही बुरा अ, रोल प्ले कर सकता है हरियाणा चुनाव में। और इस समय पे अगर देखा जाए तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे नजर आती है और कांग्रेस जो है तो करीब हमारे हिसाब से 50 से 60 सीट जीत सकती है, ज्यादा भी जीत सकती है। 50 के ऊपर हमें लगता है कि कांग्रेस की सीटें आ सकती हैं और अपने दम पे कांग्रेस वहां पे सरकार बना सकती है। एक और नया डेवलपमेंट ये है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ने का फैसला किया हुआ है। तो ये हो गई हरियाणा की बात। अब जम्मू कश्मीर के जो चुनाव हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 30 सितंबर से पहले जो है तो जम्मू कश्मीर के चुनाव हो जाने चाहिए। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के चुनाव 18 सितंबर के बाद 3 फेजेस में करवाए जाएंगे। 4 अक्टूबर को रिजल्ट जो है तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा दोनों के साथ में घोषित होंगे। तो ये हो गई खबर। जम्मू कश्मीर आपको पता ही होगा कि लद्दाख के और जम्मू कश्मीर दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं और अब ये वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन होता है अभी तक जो है। तो ये पूरी की पूरी जो प्रोग्रेस है चल रही है। और एक सवाल जरूर हमारे मन में आ रहा है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है तो इस तरीके की जो बातें प्रधानमंत्री जी करते हैं तो क्या इनकी बात जो है तो कोई भी अलग लोग सुनते नहीं हैं या ये लोगों को बहलाने की बातें हैं? किस तरीके की बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? क्या चाहते हैं? मतलब अगर वो ये कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये जो इलेक्शंस हो रहे थे इस साल के जितने 4 या 5 इलेक्शंस थे स्टेट इलेक्शन, वो लोकसभा के साथ कराए जा सकते थे। चलिए आप नहीं करा सकते थे, कोई बात नहीं। तो इतने 6 महीने 7 महीने पहले किसी विधानसभा को डिसॉल्व नहीं करना चाहते थे, लेकिन आप कम से कम जो है तो एटलीस्ट जो है तो ये कम से कम 4 राज्यों के जो चुनाव होने थे साथ में वो तो करवा सकते थे ना। जम्मू कश्मीर के, हरियाणा के, महाराष्ट्र के और झारखंड के, ये 4 राज्यों के चुनाव करवाए जा सकते थे, जो कि एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है कि क्या हम वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहते भी हैं। मोदी जी तो कहते हैं, लेकिन ये तो उसके एकदम अपोजिट की चीज है। तो यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री कार्यालय और जो उनके बीच क्या रिश्ता है पता नहीं। और वैसे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर तो कोई भी बात बोलना ही बेकार है। मतलब उनका जिस तरीके का बिहेवियर था पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान, वो अपने आप में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इस इलेक्शन सीजन में हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड से के इलेक्शन से जुड़ी हुई सारी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे सटीक नेटवर्क से। धन्यवाद।